हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे फोकस। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निकी होता है। निकी होटल में बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है। वो निकी से कहती है कि सामने वो बैठा हुआ बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पड़ चुका है, मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ वो ये समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेली समझकर मुझे वो तंग कर रहा है। वो लड़की निकी से कहती है कि तुम प्लीज कुछ देर के लिए मेरे दोस्त होने का नाटक करोगे ताकि उसे ऐसे लगे कि मैं अकेली नहीं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर निकी मान तो गया, लेकिन वो लड़की जिसका नाम जेस होता है, निकी अजीब तरीके से उसे देखने लगता है। जेस पूछती है, क्या तुम कोई सीरियल किलर या खूनी हो जो इस तरीके से मुझे घूर रहे हो? जिस पर निकी कहता है कि मुझे नहीं पता, वो तो सामने वाले पर डिपेंड होता है कि वो मुझे किस तरीके से सोचता है। अब ये लोग पूरी रात ऐसे ही बातें करते रहते हैं, जिस वजह से इनकी दोस्ती भी हो जाती है और अच्छा वक्त गुजारने के लिए ये लोग एक कमरे में चले गए। तभी वहाँ पर एक आदमी उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है, निकी पर गन तानकर उसे मारने की धमकी देता है। जेस निकी को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, बहुत ही पागल इंसान है, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुका है और देखना ये तुम्हें भी मार देगा। लेकिन निकी यहाँ पर डरता नहीं और ना ही अपने आप को छोड़ने की कहता है, बल्कि वो तो ये कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि वैसे भी मुझे मरने वाली को एक बीमारी लग गई है, वैसे भी तो मुझे मरना है, इससे अच्छा है कि तुम ही मुझे मार दो। दरअसल निकी उसे यहाँ पर गोली मारने के लिए उकसा रहा था, लेकिन वो आदमी इतना उकसाने पर भी उसे गोली नहीं मारता। तभी निकी उठ के खड़ा हो जाता है। तभी जेस समझ जाती है। वो कहती है कि अरे इसे कोई भी मरने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारा प्लान समझ चुका है। असल में निकी को बातों में फंसाना और उसे इस कमरे तक लेकर आना, वो सब जेस और उस आदमी की प्लानिंग थी, क्योंकि इस तरह से वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लूटा करते थे। लेकिन इस बार उनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि इस बार उनका सामना अपने से भी बड़े लुटेरे से हुआ जो इनकी चाल समझ चुका था। जी हाँ, निकी भी एक बहुत बड़ा लुटेरा था। वो लोग उसके कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन जब होटल के कमरे से जेस जा रही थी, निक भी उसके साथ चलने लगता है और उसे शराब पीने के लिए ऑफर करता है। जैसे कि जेस भी निकी में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, इसीलिए वो भी मान जाती है। वो लोग एक बार में आके शराब पीने लगते हैं, जहाँ पर जेस उसे चोरी करने की स्किल्स के बारे में पूछने लगती है। निकी उसे बताता है कि चोरी लूटमारी के केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फोकस, जैसे कि जिस काम को करने में हमारा पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। असल में इंसान एक साथ में कई सारे काम नहीं कर सकता, इस तरह से काम खराब हो जाते हैं, एक चीज में फोकस करना होता है। ये सब बताने के बाद वो जेस के साथ इसका प्रैक्टिकल भी करता है, यानी कि वो उसका पर्स और उसकी घड़ी चुरा लेता है, जिस बारे में जेस को पता भी नहीं चलता। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी चीजों को आसानी से चुरा पाया क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा फोकस तुम्हारी तरफ। ये देखकर जेस काफी चौंक गई और उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। तभी जेस निकी से ये पूछती है कि तुम लोग टीम में कैसे काम करते हो, क्योंकि निकी अकेला नहीं था, उसके कई सारे साथी थे जो उसके साथ चोरियों में अंजाम देते हैं। अब जेस भी उसकी टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ वाली जगह पर आती है। सामने की बालकनी में निकी खड़ा होकर इन पर नजर रख रहा था। निकी की टीम का एक लड़का जेस को समझाता है कि हम चोरियों को कैसे अंजाम देते हैं, और अब ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर जेस की चोरी की महारत देखकर उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं और साथ ही खुश भी हो जाते हैं कि निकी को ये लोग बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन ये तो काफी स्मार्ट निकली। आगे निकी जेस को वो जगह बताता है जहाँ पर चोरियों का सामान बेचा जाता है। यहाँ पर बहुत सारा महंगा सामान पड़ा हुआ था, जहाँ पर एक नेकलेस जेस को बहुत पसंद आ गया। वो उसे उठाकर पहनने लगती है। निकी उसे वापस रखने का कहता है। वो उसे कहता है कि देखो अब हम इतने अमीर नहीं हुए कि आराम से अपनी ऐश वाली जिंदगी गुजारे, हमारे पास अब इतना ही पैसा है कि अब हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। इस तरह की महंगी चीज खरीदने का अब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब हमें बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करनी है। निकी उसे कमरे की चाबी देखता है और कहता है कि अब हमें साथ में काम करना है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए होटल में एक कमरा लिया है। अब जेस उसे साथ आने की जिद करती है ताकि ये लोग और भी अच्छा टाइम साथ गुजार सके, लेकिन निकी मना कर देता है, ये कहकर कि अभी वो मसरूफ है। इसीलिए जेस अपने कमरे में चले जाती है और
और जब वो कमरे में थी वो निकी के बारे में ही सोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। और तभी दरवाजे की बेल बजने लगी और जब जेस ने दरवाजा खोला तब वहाँ पर निकी था। यानी वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ये दोनों साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब अगले दिन जेस एक आदमी से बात कर रही थी जो कि निकी का दोस्त ही था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी निकी के दोस्त को दौरा पड़ने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। दरअसल ये सब भी निकी और उसके दोस्त का प्लान था। उसके दोस्त की ये हालत देखकर काफी लोग घबरा गए, जिस वजह से उन सब का फोकस उसके दोस्त की तरफ हुआ और इसका फायदा उठा के निकी और उसके दोस्त सभी लोगों का कीमती सामान चुरा लेते हैं। जिसके बाद निकी एक एम्बुलेंस लेकर वहाँ आ जाता है। जेस को और अपने दोस्त को उस एम्बुलेंस में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। रात को निकी और उसके साथी चोरी कर रात को पार्टी कर रहे थे और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। निकी उन्हें बताता है कि इस बार हमने हमारा बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है, यानी 1.2 मिलियंस का। उसका एक साथी निकी को ये पैसे देते हुए कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं और हाँ, जुएबाजी से दूर रहना। दूसरे दिन निकी और जेस एक मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में आते हैं। तभी वहाँ पर निकी एक अमीर आदमी के साथ ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स के ऊपर शर्त लगाता है, लेकिन 2 बार निकी उस आदमी से शर्त हार जाता है। इसीलिए अब निकी उससे 10,000 की शर्त लगाता है। वो अमीर आदमी से कहता है कि जो अब भी बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे कैच छूट जाएगा, जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं, वो कैच पकड़ लेगा। और तभी वहाँ पर वो प्लेयर कैच पकड़ लेता है, यानी कि निकी ये शर्त भी हार गया था। अब तक निकी उस अमीर आदमी से $5,000 से भी ज्यादा पैसे हार गया था। ये देखकर अब जेस को परेशानी होने लगती है। वो निकी से कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन निकी जिसे बहुत गुस्सा आ गया था वो अब और शर्त लगाना चाहता था और अब वो अपने $1.2 मिलियन की शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया था। वो कहता है कि $1.2 मिलियन की शर्त लगाओ, लेकिन कार्ड्स पे लगाओ। और इसलिए वो लोग कसिनो में आ गए थे। निक सारे पैसे टेबल पर रख देता है। ये देखकर जेस काफी परेशान थी। वो अभी भी निकी को यहाँ से चलने का कह रही थी, लेकिन वो जेस की एक भी बात नहीं सुनता और अमीर आदमी को शर्त के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि उस आदमी के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसीलिए वो भी उस शर्त को कबूल कर लेता है। मगर अब निकी बदकिस्मती से वो $1.2 मिलियन भी हार जाता है और अब इन पैसों में निकी के साथियों का भी हिस्सा था, लेकिन अब सारे पैसे तो जा चुके थे और अब तो जेस की परेशानी भी बढ़ने लगती है और निकी भी यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन तभी वो अमीर आदमी उसे तंज कराते हुए ये कहता है कि अरे, किसी बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर निकी को गुस्सा आ जाता है और साथ ही उसे कुछ याद भी आ जाता है। इसीलिए वो अब उस अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहता है कि मैं अब डबल पैसों की शर्त खेलना चाहता हूँ, यानी $2.2 मिलियन की। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अभी उसके पास तो $1 भी नहीं था, मगर वो फिर भी शर्त लगाने की जिद कर रहा था। निकी उसे कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे एक प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं तुम्हें अपने दिमाग से ये अंदाजा लगाकर बताऊंगा कि तुमने किसे चूज किया है। पर इसके लिए वो अमीर आदमी ने मना कर दिया। वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तभी निकी कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड जेस वो तुम्हें वो नंबर बता देगी। अभी निकी का इतना पागलपन देखकर भी वो अमीर आदमी भी मान जाता है। अभी भी जेस निकी को समझाने की कोशिश करती है। स्टेडियम में जाकर उस अमीर आदमी ने एक प्लेयर का नंबर नोट कर लिया था और वो अमीर आदमी आकर जेस को कहता है कि चलो अब बताओ कि मैंने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा। निकी जेस को कहता है कि अब तुम बाहर जाओ और प्लेयर को देखो और मुझे बाद में आकर नंबर बताओ। जेस ने ऐसे ही किया। वो दूरबीन से कई देर तक प्लेयर्स को देखती रही, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो अमीर आदमी निकी से ये भी कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी इस शर्त को यहीं पर खत्म कर सकते हो, लेकिन निकी मना कर देता है क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था। और अब जेस वहाँ पर प्लेयर्स को देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें निकी का दोस्त भी खेल रहा था जिसने 55 नंबर की टी शर्ट पहनी होती है। तभी जेस बिना घबराए कह देती है कि 55 नंबर ही वो नंबर है। ये सुनकर वो अमीर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। वो कहता है कि वाह भाई वाह, वेल डन, तुमने सही चुना।
तुम ये शर्त जीत गई हो। 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर था जिसे मैंने दिमाग में सोचा। ये सुनकर जेस को भी काफी हैरत हुई क्योंकि उसे ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि निकी $2.2 मिलियन जीत गया है। और अब ये दोनों सारे के सारे पैसे लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठकर जेस निकी पर बहुत गुस्सा करने लगती है और उसे मारने लगती है। वो उसे कहती है कि तुमने अभी तक मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया कि आखिर तुम इतनी बड़ी रकम कैसे जीत गए। मुझे तो यही लग रहा था कि तुम्हारे इस चक्कर में तुम सारे पैसे हार गए हो। प्लीज बताओ कि तुम कैसे ये शर्त जीत गए। तभी निकी उसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, साथ ही वो बहुत बड़ा जुआरी भी है और कोई ऐसा जुआ नहीं है कि उसने नहीं खेला हो। तब जेस उसे कहती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ऐसे कैसे लगा कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी। तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। निकी बताता है कि काफी दिनों से मैं ये बात तुम्हारे दिमाग में डाल रहा था और साथ साथ अमीर आदमी के दिमाग में भी। और अभी कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि निकी के आदमी कई टाइम से उस अमीर आदमी पे नजर रख रहे हैं और वो किसी तरीके से 55 नंबर उसके जहन में बिठा रहे थे। वो जहाँ जहाँ भी जाता तो उसे 55 नंबर या उस तरह के शेप दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बैनर्स पे भी लोगों ने 55 नंबर पकड़ा हुआ था। ये भी उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए। और आज जब वो मैच देखने आ रहा था तब उसकी नजर निकी के दोस्त पर पड़ गई और इसीलिए उसने अपने दिमाग में 55 नंबर बिठा लिया क्योंकि उसके दोस्त का नंबर भी 55 ही था। और यही वजह है कि शर्त के दौरान में भी उसने यही नंबर चुना। और अब ये सारी बात सुनकर जेस काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर निकी उसे कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया। ये कहकर वो उसे उसके हिस्से के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि जेस निकी को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये बात को सोचकर जेस रोने लगती है क्योंकि वो निकी को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसका इस तरह उसे छोड़कर चले जाना जेस को बहुत बुरा लगता है। और अब इसके बाद ये कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर निकी फिर से एक अमीर आदमी को लूटने का प्लान बना रहा था। इस आदमी का नाम जेरी होता है और उसे खेलों वाली गाड़ी रखने का बहुत शौक होता है, पर गाड़ियों को ठीक करने के लिए उसे एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत थी और इसलिए अब निकी खुद को एक अच्छा मैकेनिक बताकर जेरी से मिलने जाता है। जब निकी वहाँ से चला जाता है तब जेरी का गार्ड कहता है कि इस आदमी से संभल कर रहना क्योंकि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। खैर शाम को निकी एक पार्टी में आया जहाँ उसे जेरी ने ही बुलाया था। पार्टी में जेस भी थी जो कि जेरी के पास आ जाती है। उन दोनों को इतना पास देखकर निकी समझ जाता है कि ये दोनों ताल्लुक बना चुके हैं। उसे बहुत बुरा लगता है इसीलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है। वो वहाँ पर अकेला खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर जेस आती है और वो उससे कहती है कि मेरा जेरी के साथ ताल्लुक बन चुका है लेकिन वो मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम प्लीज कुछ भी जिक्र मत करना। और अब निकी पार्टी में आकर बहुत सारी शराब पी जाता है क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जेस मेरे सामने किसी और से इतने करीब क्यों है। अब जैसे कि निकी को गुस्सा तो पहले से ही बहुत था और अब उसे शराब का भी नशा चढ़ जाता है, इसीलिए वो जेरी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। ये देखकर जेरी का गार्ड उसे पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है, लेकिन जेरी उसे जॉब से नहीं निकालता क्योंकि जेरी को पता था कि उसने ऐसा नशे में किया, इसलिए वो जेरी को माफ कर देता है। अगले दिन जब जेरी का मैनेजर निकी को काम समझा रहा था तभी वहाँ पर पूल के पास जेस आई जहाँ पर जेरी भी लेटा हुआ था। और अब फिर से उन दोनों को इतना करीब देखकर जेरी जलने लगा। उसका फोकस उन दोनों के पास ही हो जाता है। मैनेजर से मिलने के बाद वो जेस के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तुम्हें बड़ी अजीब तरीके से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मगर जेस उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निकी और जेस कोई अलग जगह पर मिलते हैं। तभी वहाँ पर जेस उससे 3 साल पहले होने वाले वाक़ये के बारे में पूछती है क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि उस दिन वो अचानक जेस को छोड़कर क्यों चला गया।
तभी वहाँ पर निकी उसे समझाने की या कहेंगे कि उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत नाराज थी। फिर निकी अपने दोस्त के जरिए जेस को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि निकी का दोस्त जेस का भी काफी अच्छा दोस्त था। निकी अपने दोस्त के जरिए वही चोरी वाला नेकलेस जेस को गिफ्ट भेजता है, इसीलिए वो अपने इस दोस्त के कहने पर निकी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। और जब वो लोग मिले तब जेस समझ जाती है कि निकी फिर से मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहता है, लेकिन जेस ने मना कर दिया। वो कहती है कि अब इस बार मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब उदास निकी जब अपनी होटल में वापस आता है, वो देखता है कि जेस उसके दरवाजे पर पहले से ही बैठी हुई होती है। सच तो ये था कि वो आज भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाई। इस वजह से वो लोग फिर से उस कमरे में जाकर वक्त गुजारने लगते हैं। अगली सुबह बिना बताए गैरी का गार्ड निकी से मिलने आ जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, तब निकी फौरन जाकर दरवाजा खोल देता है। अब गार्ड को उस पर शक होता है। उसे एहसास होता है कि निकी के साथ कमरे में कोई और भी है, इसीलिए वो कमरे में आकर हर जगह तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता क्योंकि जेस उस गार्ड से बचने के लिए साथ वाली बालकनी में जाकर छुप गई थी। अगले दिन गैरी का मैनेजर काम के बदले उसे कई सारे पैसे देता है और अब यहाँ पर हम निकी को अपने लैपटॉप में कुछ ट्रांसफर करते देखते हैं जो असल में जेरी के खुफिया डिजाइन थे। और अब इस डिजाइन को चुरा कर निकी जेरी के क्लाइंट्स को ही इस डिजाइन को कम पैसों में बेच देता है। इसके बाद निकी ये सारे पैसे लेकर जेस के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। और अब ये दोनों जब गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलते हैं तब जेरी का एक आदमी इनकी गाड़ी का पीछा करता है। वो अपनी गाड़ी को जोर से इनकी गाड़ी में लाकर मार देता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। उनके सामने गैरी था। असल में गैरी को पहले ही पता चल चुका था कि निकी यहाँ उसे लूटने के लिए आया है, इसलिए गैरी ने अपने आदमियों को काफी पहले से ही निकी के पीछे लगा दिया था, जो दिन रात निकी पे नजर रख रहे थे। लेकिन एक बात जेरी को यहाँ पे समझ नहीं आती कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी निकी को पासवर्ड का पता कैसे चला। इस पर निकी ये जवाब देता है कि जब मैंने तुम्हें इतना जेस के करीब देखा तो मैंने भी जेस के करीब जाने का फैसला किया। मैंने जो नेकलेस जेस को गिफ्ट भिजवाया था उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी, और जब जेस तुम्हारे कमरे में आई तो जब चिप के लैपटॉप के पास आने पर मुझे तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मिल गया, यानी अब मैं तुम्हारे लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकता था। और इसी तरीके से मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चला। और हाँ, जेस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैंने तो बस प्यार का नाटक करके इसे बेवकूफ बनाया। ये सुनकर गैरी और उसका गार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी गैरी जेस के मुंह से टेप हटाता है और तब जेस अपना मुंह खोलती है। वो कहती है कि मेरे और गैरी के बीच में कोई ताल्लुक था ही नहीं, मैं तो बस उसे लूटने आई थी, जिस बारे में गैरी को पता लग गया था। असल में जब जेस गैरी के पार्टी में आई तब उसने वहाँ पर निकी को देख लिया था, इसीलिए वो जानबूझ के गैरी के पास जाने लगी ताकि निकी को ऐसा लगे कि वो और गैरी ताल्लुक में हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर जेस ये कहकर निकी से झगड़ा करने लगती है कि तुम एक झूठे धोखेबाज इंसान हो, तुम कभी भी सच नहीं बोलते, देखो अब तुम्हारी हरकतों की वजह से हम मरने वाले हैं। निकी जेस की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि वो गैरी को एक और कहानी सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर गैरी का गार्ड निकी को गोली मार देता है, ये कहकर कि अब हम इसका एक और झूठ नहीं सुन सकते, जिसके बाद वो गार्ड जेस पर भी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है। तब गैरी उसे ये बोलकर रोक देता है कि मैं यहाँ पर पुलिस का कोई भी तमाशा बनाना नहीं चाहता। ये कहकर गैरी वहाँ से चला जाता है। निकी बहुत जख्मी था, जिस वजह से उसकी सांसें रुकने लगती है। वहाँ पर वो गार्ड आता है और एक पंप से उसकी गोली निकाल देता है और कहता है कि गोली दिल पर नहीं लगी, तुम बच जाओगे। तभी यहाँ पर जेस को ये मालूम पड़ता है कि जिसने गोली चलाई वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि निकी के डैड है, जो अब निकी की गोली निकाल चुके थे। फिर वो जेस की मदद से सारे पैसे लेकर और जख्मी निकी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। ये तीनों गाड़ी में थे, जहाँ पर जेस को ये पता चल गया था कि निकी ने गैरी को लूटने की प्लानिंग 3 साल पहले ही बना ली थी। इसी वजह से उसके डैड गैरी के लिए गार्ड का काम कर रहे थे ताकि वो उसका भरोसा बना सके। और उसके डैड की मदद से ही निकी ने जेरी के पासवर्ड का पता लगाया, यानी उस टाइम निकी ने झूठ बोला था कि मैंने ये काम जेस के जरिए किया। निकी के कहने पर ही उसके डैड ने गोली चलाई
क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो गैरी ही उन दोनों को शूट कर देता। और जल्दी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके डैड और जेस उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगते हैं। अब निक के किए की सजा उसे तो मिल चुकी थी और जेस भी निक के जैसी ही थी, इसीलिए वो उसे माफ कर अपना लेती है। अब ये दोनों मिलके ऐसे ही चोरियां करते रहेंगे और अपनी जिंदगी को आराम से गुजारेंगे। यानी अब इनका सिर्फ गुजारा नहीं होगा, ये दोनों ऐश वाली जिंदगी अब आराम से जी सकेंगे, जो कि इन दोनों का सपना भी था। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।